विषाणु के बारे में देखते हैं। इसको इंग्लिश में वायरस कहा जाता है। आजकल आप एक नाम सुन रहे होंगे, कोरोना वायरस, है ना। तो ये रोग पैदा करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये पौधों में भी रोग पैदा करते हैं और जंतुओं, एनिमल्स में भी रोग पैदा करते हैं ना। तो इसका सबसे पहले अध्ययन 10वीं शताब्दी में चेचक के रूप में बताया जाता है ना। चेचक रोग एक होता था जिसको ठीक है। तो वो चेचक रोग भी वायरस से संबंधित हैं। सबसे पहले रूस के एक वैज्ञानिक थे, दिमित्री इवानोव्स्की, ने तंबाकू में चितकबरा रोग से ग्रस्त पौधे के रस को स्वस्थ पौधे पर उन्होंने छिड़का, ठीक है। उन्होंने एक मोजाइक वायरस का अध्ययन किया, किसमें? तंबाकू में, टोबैको में, ठीक है। तो उसकी पत्तियों को लिया, उसका उन्होंने रस निकाल लिया और उसको उन्होंने नए स्वस्थ पौधे जो थे उसके ऊपर छिड़का। तो देखा कि जो स्वस्थ पौधे थे तो उसमें भी रोग हो गया, ठीक है। तो उन्होंने इससे पता लगाया कि इस रस में ही, जो इस बीमार वाले पत्तियां जो हैं उसके रस में ही कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। परंतु वो एग्जैक्टली उसको संरचना का अध्ययन नहीं कर पाए थे ना। तो उस रस में बताया कि इसमें कोई तो ऐसा जीव है जो कि रोग उत्पन्न करता है। बाद में उन्होंने देखा कि इस रस में रोग संक्रामकता जीवाणु छनित्र यानी बैक्टीरियल फिल्टर से छानने के बाद भी बनी रहती है, ठीक है। बैक्टीरियल फिल्टर से छानते हैं उस रस को, उन्होंने जो निकाला था पत्ती को पीस कर अच्छे से, उसको अगर बैक्टीरियल फिल्टर से छानने गया तो भी उसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता रहती है। जनरली क्या होना चाहिए कि जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरियल फिल्टर पर क्या होते हैं, छन जाते हैं। मतलब उस रस में जो आगे रस गया था तो उसमें फिल्टर पेपर पे ही रह जाते हैं ना। बैक्टीरिया अगर होते तो, बैक्टीरिया थोड़े बड़े होते हैं ना वायरस से, परंतु ये ऐसे थे चूँकि ये वायरस था तो इसमें क्या हुआ कि वो नीचे भी छानने के बाद भी नहीं छना और उस रस में रोग संक्रामकता बनी रही। तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे जीव हैं जो कि और छोटे हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, है ना, और जो कि रोग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो शुरुआती है कैसे इसका खोज हुआ। इसको फिर नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, ठीक है। ये दूसरे भाषा की लैंग्वेज है, दूसरे लैंग्वेज का शब्द है, ठीक है। रूस के वैज्ञानिक थे तो उन्होंने अपनी भाषा में ही ये शब्द लिखा था, तो उसको हूबहू यहाँ पर लिया गया है ना। तो कंटेजियम यानी जो संक्रामक का होता है, फ्लूडम यानी लिक्विड के लिए यूज हुआ है। बाद में फिर वाइवम एक शब्द आया, उससे वायरस शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरियल फिल्टर से छानने के बाद भी वो नहीं छनते हैं, मतलब आगे चले जाते हैं और रोग संक्रामकता बनी रहती है। ये विषाणु जीवित कोशिकाओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं तथा इसमें बीमारियां फैलाते हैं। इसी कारण इनको विषाणु या वायरस कहा जाता है, ठीक है। विष यानी विष शब्द से ही हुआ है। विष यानी जो खतरनाक है, मतलब जो नुकसानदायक है। तो वायरस चूँकि रोग उत्पन्न कर रहे थे इसलिए इनको विषाणु हिंदी में नाम दिया गया और वायरस नाम आया वाइवम शब्द से, ठीक है। तो इसकी परिभाषा के रूप में यहाँ पे एक लिखा हुआ है इसमें, वायरस क्या होते हैं, ये अकोशिकीय होते हैं, मतलब ये कोशिका नहीं होती है इनकी ना। मैंने बताया था कि ये प्रोटीन और डीएनए या आरएनए के बने होते हैं बस, ठीक है। तो ये आगे लिखा भी है, देखिए, परासूक्ष्मदर्शी होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। और प्रोटीन के आवरण होता है इसमें, ठीक है। बाहर से जो आवरण होता है वो प्रोटीन का होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। कोशिका झिल्ली आप पढ़ते थे ना कोशिका में, वो नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा नाभिकीय अम्ल की बनी संरचना होती है ना। नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आते हैं, डीएनए और आरएनए आते हैं ना। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आते हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड नाम आता है ना लास्ट में, न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड,
और आरएनए का फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वो भी न्यूक्लिक एसिड है ना। न्यूक्लिक एसिड अर्थात न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिड है ना, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है, कोशिका में अपने उसको बोलते हैं ना न्यूक्लियस। तो इसमें चूंकि केंद्रक तो होता नहीं है, बस न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए या आरएनए होते हैं ना, केंद्रक जैसी संरचना इसमें नहीं होती है ना। तो ये दो ही चीज़ों के बने होते हैं, प्रोटीन का एक आवरण होता है और अंदर में न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए हो सकते हैं ना, ठीक। तो इसकी बनी हुई ऐसी संरचना है जो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकते हैं। ये लाइन को ध्यान दीजिए ना, कि ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकते हैं, ठीक है। जीवित कोशिका के बाहर अगर बात करें, जीवित कोशिका के बाहर एक रासायनिक अणु के रूप में होते हैं। जीवित कोशिका के बाहर ये क्या है, एक धूल के कण के जैसे ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटीन और डीएनए है, वो अपने आप अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते, न तो चल सकते हैं, चलन अंग भी नहीं होते हैं ना, ठीक है। तो ये जीवित कोशिकाओं में के संपर्क में जब आएगा तो उस कोशिका से चिपक जाता है और उसका डीएनए या आरएनए जो है उस कोशिका के अंदर चला जाएगा और अपनी संख्या में वृद्धि करेगा ना। डीएनए आरएनए उस कोशिका के अंदर चला जाएगा जिस कोशिका में वो संक्रमण उत्पन्न करते हैं, है ना, जिसमें रोग उत्पन्न करते हैं, उस कोशिका के अंदर चला जाएगा। ये प्लांट की कोशिका हो सकती है, एनिमल की कोशिका, या जीवाणुओं की कोशिका भी हो सकती है। जीवाणुओं में भी कुछ वायरस संक्रमण करते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा इनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पर ही देखिए, इसी में पूरे में इसके ज़्यादातर लक्षणों का हमने अध्ययन कर लिया ना, एकदम सटीक परिभाषा दी गई है यहाँ पे, ठीक है। रोग उत्पन्न करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देख क्या क्या घटनाएं हुई, तो चेचक पहला था, यानी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक क्या है, रोग होता है ना, छोटी माता या बड़ी माता आप कहते हैं, याद है ना, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। छोटी माता बड़ी माता होता है ना, दाने दाने हो जाते हैं शरीर में, तो वो क्या है, चेचक होता है वो, ठीक है। स्मॉल पॉक्स एक वायरस का रोग है, वो जनरली बोल देते हैं कि कोई भूत प्रेत या माता आ गई है ना, गांव में ऐसे ही बोल देते हैं, प्राचीन काल से ऐसे ही चला रहा है हमारे यहाँ, परंतु वो क्या है, वायरस का रोग है वो, ठीक है। इसके अलावा पोलियो एक रोग आपने सुना होगा ना, पोलियो वायरस के कारण होता था और उस रोग में लोग अपंग हो जाते थे, बहुत ज़्यादा खतरनाक रोग है ये ना। अभी भी कुछ लोग को होता है, परंतु इसकी वैक्सीन अब दी जाती है, जिसके कारण से ये रोग अब नहीं हो पाता है बहुत सारे लोगों में, अब इसके काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है। अभी इस साल केवल 1 या 2 लोग ही केस आए हैं, या फिर ना के बराबर केस आए हैं ना, लगभग ख़त्म ही हो गया है भारत से। विश्व में कुछ देशों में पोलियो अब बचा हुआ है, पोलियो रोग, है ना, इतना ज़्यादा, यानी वैक्सीन दिया गया सभी लोगों को, ठीक है ना। अभियान चलाया जाता है ना कि 2 बूंद जिंदगी का, एक ऐसा अभियान चलाया गया था जिसमें पोलियो का वैक्सीन दिया जाता था। तो पोलियो भी एक वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। कैरोलस क्लूएस ने ये ट्यूलिप के पौधों में ब्रेकिंग या कलर ब्रेक के रोग का एक विषाणु रोग का अध्ययन किया था ना, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवर्ड जेनर, ये नाम याद रखना है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके विकसित करने में सफलता पाई थी, ठीक है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होता है, जो छोटी माता होती है या बड़ी माता ना, बहुत खतरनाक बीमारी था, बहुत सारे लोग मर जाते थे उससे, ठीक है। बड़ी छोटी माता या बड़ी माता होती थी, परंतु अब क्या हो गया है, उसका टीका आ चुका है, वैक्सीन आ चुकी है ना, टीका लगता है ना, छोटे बच्चों को टीके लगते हुए आपने सुना होगा, बड़ों के लिए भी टीका होता है ना। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो उसके भी टीका बनाने का प्रयास चल रहा है, वैक्सीन बनाने का प्रयास चल रहा है। कुछ देश तो बोल रहे हैं कि हमने बना भी लिया है, उसका ट्रायल भी कर रहे हैं ना। भारत में भी जो वैक्सीन बनी है कोरोना की, वो उसका भी ट्रायल हो रहा है। तो कोरोना भी वायरस जो है उसकी भी वैक्सीन बनाई जा रही है ना, परंतु अभी तक हम नहीं बना पाए हैं, या जो बनी है उसका भी ट्रायल हो रहा है, ठीक है। लोगों पर हम देख रहे हैं कि ये फ़ायदेमंद है कि नहीं, कितना फ़ायदेमंद है, ये ट्रायल करते हैं, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का पहली बार विकास किया था, ठीक है। एडोल्फ मेयर ने
एडोल्फ मेयर ने तंबाकू की पत्तियों में मोल्टिंग डिजीज का अध्ययन किया था, जिसको बाद में मोज़ेक डिजीज कहा जाता है ना, टोबैको मोज़ेक डिजीज। ये इसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, टोबैको मोज़ेक डिजीज। दिमित्री इवानोवस्की, ये हैं एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने तंबाकू में ही मोज़ेक रोग का अध्ययन किया था, ठीक है। विषाणुओं को कंटेजियम वाइवम फ्लूडम नाम दिया था विजयरिंग ने। जीवित संक्रामक द्रव होता है ना, यानी जिस पत्ती में रोग है उसका अगर हम रस निकाल लें तो उसमें भी वो वायरस रहते हैं ना, ये बात हम देख चुके हैं। लुईस पास्चर ने इसे वायरस नाम दिया था, लुईस पास्चर ने इसे वायरस नाम दिया था। ये याद रखेंगे ना, ये बहुत सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक दो चीज़ें याद कर लेंगे। लुईस पास्चर ने वायरस नाम दिया था। WM स्टैनले, इसका नाम याद रखेंगे। इन्होंने TMV वायरस यानी टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था, ठीक है। स्टैनले ने क्या किया था, TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलीकरण किया और उसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। क्रिस्टल यानी जैसे नमक के क्रिस्टल होते हैं ना, छोटे छोटे, ठीक है, तो वैसे क्रिस्टल को के रूप में इसको प्राप्त किया था, ठीक है। एक पाउडर के रूप में इसको प्राप्त किया गया। वायरस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन कब किया गया, 1946 में किया गया ना। तो ये काफ़ी, ये वाला याद रखेंगे। स्टैनले ने इसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था और 1946 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है बहुत छोटी चीज़ों को भी देखने के लिए बनाया गया है ना, इलेक्ट्रॉन्स उसमें यूज होते हैं, ठीक है। बाद में एक साइंटिस्ट ने इसको न्यूक्लियो प्रोटीन प्रकृति का बताया, मतलब न्यूक्लिक एसिड होता है यानी DNA RNA और प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ वायरस में लिपिड का भी लेयर होता है, एक कवर होता है, ठीक है। लक्षण ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विषाणुओं में। सामान्य लक्षण ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। और ये अकोशिकीय होते हैं यानी सेल जैसी संरचना नहीं होती है, कोशिका जैसी संरचना नहीं होती है ना, अकोशिकीय लिखा हुआ है। इन्फेक्शस होते हैं, संक्रमण करते हैं, ये केवल जीवित कोशिकाओं में वृद्धि कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं ना, किसी जीवित कोशिका के ऊपर ही वो वृद्धि कर सकते हैं ना, तो उसको पूर्ण परजीवी कहेंगे। परजीवी यानी दूसरे जीव के ऊपर वृद्धि करते हैं, जो जीवित रहते हैं ना, ठीक है। रचनात्मक रूप से प्रोटीन के खोल में स्थित केंद्रीय अम्लों के बने होते हैं। रचनात्मक रूप से प्रोटीन के खोल में प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन का अणु होते हैं, ये ना, ठीक है। वही बात बोली गई है, यानी नाभिकीय अम्ल RNA या जंतुओं में DNA भी होता है। प्लांट विषाणुओं में भी DNA होता है, कुछ वायरस में, ज़्यादातर में RNA होता है ना, ठीक है। इनको नाम ही देते हैं पादप विषाणु यानी प्लांट वायरस और एनिमल वायरस यानी जंतु विषाणु। इसको इंग्लिश में भी आप याद रखेंगे ना, एनिमल वायरस और प्लांट वायरस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी बुक में हिंदी में दी हैं, उनको इंग्लिश में भी आपको याद रखना है ना, क्या नाम होता है, कम से कम नाम को तो इंग्लिश में याद कर ही सकते हैं। पोषक कोशिका के बाहर इनमें जीवों का कोई लक्षण नहीं पाया जाता है, ठीक है। जीवों का लक्षण नहीं होता है कोशिका के बाहर में ना, जो जिस कोशिका में संक्रमण करते हैं उसके बाहर जब आते हैं तो वो बस निर्जीव की तरह रहते हैं। पोषक कोशिका के बाहर इनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनको निर्जीव भी कहा जाता है। ऐसा पूछा जाता है ना कि वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, यानी ये जीवित भी हैं और अजीवित भी हैं, यानी मृत भी हैं। तो क्यों कहा जाता है, इसी कारण से कहा जाता है ना, क्योंकि वो कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं कर सकते। कृत्रिम संवर्धन माध्यम में भी नहीं उगाया जा सकता है। अगर बाहर में हमको लैब में भी उगाना है ना, तो जीवित कोशिकाओं पर ही वायरस को उगाते हैं, ठीक है, मतलब वायरस को ग्रो करते हैं।
ठीक है, ये अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन पर ना। एंटीबायोटिक्स आपने सुना होगा ना, जैसे जीवाणु में को अगर हम एंटीबायोटिक दें तो वो नष्ट हो जाता है ना, तो एंटीबायोटिक का इन पर असर नहीं होता है वायरस में ना। कोई भी वायरस मृतोपजीवी नहीं होता है, यानी मृत पदार्थों पर नहीं उगते हैं ना, जीवित पदार्थों पर ही संक्रमण करते हैं। इनका संचरण जंतुओं में रक्त के माध्यम से या पौधों में फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक है, संक्रमण के समय इनका खोल बाहर रह जाता है। ठीक है, संक्रमण के समय ये याद रखना है ना, इनका जो बाहरी खोल है यानी आवरण है प्रोटीन का ना, वो बाहर ही रह जाता है। केवल इनका आरएनए या डीएनए जो होता है, कोई भी एक होता है ना, तो वही पोषक कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, आरएनए डीएनए ही कोशिका के अंदर संक्रमण करता है। जो प्रोटीन का आवरण है, ठीक है, चारों ओर से जो प्रोटीन का आवरण है वो बाहर ही रह जाता है। ठीक है, उसके अंदर का जो डीएनए है वो उसके अंदर चला जाता है दूसरी कोशिका में ना, और उसका आवरण जो है बाहर ही रह जाता है वायरस का। ठीक है, जब संक्रमण करता है तो डीएनए अंदर चला गया और ये अपने जनन के समय पोषक कोशिका के चयापचय पर नियंत्रण कर लेते हैं, है ना। यानी जिस कोशिका में संक्रमण किए हैं उसके सारी चीज़ों को अपना बना लेते हैं, मतलब उसमें जो एंजाइम्स हैं उसको वो अपने लिए उपयोग करने लगेंगे। डीएनए से नया डीएनए बनाना है तो उसके लिए भी एंजाइम्स चाहिए, तो उसका भी एंजाइम्स यूज करने लगेंगे, है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि पोषक कोशिका नष्ट होने लगती है, वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाती बल्कि वो वायरस के लिए काम करने लगती है ना। वायरस के लिए नया डीएनए बनाएगा, नया प्रोटीन बनाएगा वायरस के लिए। ठीक है, और लास्ट में वो नष्ट भी हो जाती है। ठीक है, संक्रमण के समय विषाणु या डीएनए आरएनए नाभिकीय अम्ल पर स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आगे देखते हैं। संक्रमण के समय विषाणु का डीएनए आरएनए पोषक के न्यूक्लिक एसिड पर स्थापित हो जाता है। अच्छा, वो कोशिका का जो न्यूक्लिक डीएनए है ना उसको वो नष्ट कर देता है, या कभी कभी जुड़ भी जाता है उस कोशिका के डीएनए से ना। और जितनी दूर तक विषाणु डीएनए आरएनए का विस्तार होता है उतनी दूर तक पोषक डीएनए विषाणु के अनुकूल आचरण करता है। ठीक है, यानी वायरस का डीएनए उसके डीएनए पर भी डोमिनेट करता है ना, और उसके डीएनए के साथ अपने आप को जोड़ भी लेता है ना। प्रोटीन खोल बनाती है। विषाणु की जो डीएनए आरएनए है, आनुवांशिक इकाइयाँ यानी डीएनए आरएनए पहले अपने प्रतिरूप को बनाती हैं, मतलब डीएनए से नया डीएनए या आरएनए से नया आरएनए बनता है। फिर क्या बनाते हैं, प्रोटीन खोल को बनाते हैं, यानी प्रोटीन आवरण जो चारों ओर से उस वायरस के होना है ना उसको भी बनाते हैं कोशिका के अंदर। अंत में दोनों मिलकर पोषक कोशिका में पूर्णतः विषाणु बना लेते हैं। कौन दोनों मिलकर, प्रोटीन खोल यानी प्रोटीन का जो आवरण बना है और डीएनए से जो नए डीएनए बने हैं या आरएनए से जो नए आरएनए बने हैं ना, वो दोनों मिलकर कौन, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए मिलकर पूरा वायरस बना लेते हैं ना। ठीक है, अलग अलग वायरस की अलग अलग क्षमता होती है। कुछ विषाणु थर्मोलेबाइल होते हैं यानी ज़्यादा टेम्परेचर को भी सह सकते हैं ना, परंतु कुछ विषाणु जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो ये अलग अलग होता है। होस्ट स्पेसिफिसिटी भी होती है इनमें, मतलब पोषक विशिष्टता, यानी एक प्रकार का वायरस किसी एक पौधे में ही संक्रमण करता है बार बार, तो ये उसको क्या बोलते हैं, पोषक विशिष्टता। जैसे टोबैको मोजाइक वायरस आपने पढ़ा ना, टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी, तो ये टोबैको के प्लांट में ही संक्रमण करता है ये वायरस, दूसरे पौधों में ये संक्रमण नहीं कर पाता है। तो ये इसका क्या हो गया, विशिष्टता हो गई कि केवल टोबैको के पौधे में ही संक्रमण करेगा, टोबैको के पौधे से ही अपना पोषण लेगा ना, तो ये पोषक विशिष्टता कहलाती है। ठीक है, और ये किसी सतह से चिपक कर या रस के माध्यम से ये इधर उधर फैलते हैं ना, अपने आप ये गति नहीं कर सकते ना,
किसी चीज़ से चिपक कर, या जैसे संक्रमित पत्ती के संपर्क में दूसरा पत्ती आता है ना, जो स्वस्थ पत्ती है, तो संक्रमित पत्ती से स्वस्थ पत्तियों में भी संक्रमण हो जाएगा। जैसे कोरोना वायरस अभी कैसे फैल रहा है, जिस आदमी को वायरस है उससे अगर आप उसके संपर्क में जाएंगे या उससे पास में खड़े होकर बात करेंगे तो क्या होगा, वो उस नए व्यक्ति में भी फैल जाएगा ना। परंतु अगर आप दूरी बना के रखेंगे तो नहीं फैलेगा, ठीक है, दूर से वो नहीं फैल पाएगा। अगर उसे हाथ मिलाएंगे तो हो सकता है कि हाथ में उसके वायरस लगा हो तो आपके हाथ में लग जाएगा। फिर अब अगर उसी हाथ से खाना खाते हैं या नाक या मुंह में टच करते हैं तो आपके वहाँ पर संक्रमण कर लेगा ना। तो एक दूसरे से ही फैलता है, ये अपने आप गति नहीं कर सकते ना, हवा में उड़ नहीं सकता है। हवा में उड़ कैसे सकता है ये, वो हाँ, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही देखते हैं, आगे